Hello everybody. In this video we'll be starting the second part of your unit number 32, that is fraud and vigilance in banks. As you know कि हमने पार्ट 1 में जितने भी इम्पॉर्टेंट फ्रॉड और फॉर्जरी का डिफरेंस होता है वो देखा था. सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डू चेक इट आउट, बिकॉज वहाँ से आपका थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इन्हांस होगा. अभी के लिए आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन सी हैं इस चैप्टर में, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं प्रीवियस साइकिल्स में, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि अपकमिंग साइकिल्स में भी कुछ क्वेश्चन उस टाइप के पूछे जा सकते हैं. Also, let me remind you that this is a part of your foundation series for CAB exam, which we are running on our YouTube channel. First of all, let me remind you that we have come up with the CAB 2024 master course for all your 4 compulsory subjects, that is ABM, BFM, ABFM and BRBL. और इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर से लेके प्रैक्टिस क्वेश्चन से लेके फुल लेंथ मॉक सब मिलेगा. 20 plus live classes will be there, which will be commencing from November, and 400 plus concept classes in the form of recorded videos will be there, plus 150 plus chapter wise tests. After every unit there will be a chapter wise test, and 20 full length mocks will be there in this complete course. Also, we are running various discounts on our website, so do check it out and enroll if you find it useful. आज का टॉपिक जो है वो है इम्पॉर्टेंट टर्म्स इन केस ऑफ फ्रॉड इन योर बैंक्स. फ्रॉड या विजिलेंस आप जो भी बोल सकते हैं. जब भी हम फ्रॉड एंड विजिलेंस की बात करते हैं तो हमारे पास हमें पता होना चाहिए कि हम किसे टारगेट कर रहे हैं, एंड दीज 3 आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई वुड से फैक्टर्स, और फॉर दैट मैटर दीज 3 आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ अटैक्स विच कैन बी डन बाय सम पर्सन हु हैज़ मैलिशियस इंटेंशन ऑन योर कंप्यूटर सिस्टम. तो सबसे पहला हमारे पास होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस. अब डिनाइल ऑफ सर्विस तो आपने सुना होगा कि क्या रहता है कि आप एक सर्वर है उससे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट टू अ सर्वर, बट द पर्सन हु इज सिटिंग बिटवीन द सर्वर एंड यू इज नॉट लेटिंग यू टू एक्सेस दैट सर्वर. ठीक है, तो ये हो जाएगा डिनाइल ऑफ सर्विस. डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस का क्या है? अगर आप डिनाइल ऑफ सर्विस समझ गए हैं कि आपके पास सिंपल क्या रहता है, सर्वर को एक्सेस नहीं करने दे रहे हैं, जो भी मतलब मैलिशियस एक्टिविटीज़ या फिर आप बोल सकते हैं फ्रॉडुलेंट टाइप के पर्सन हैं वो आपको एक्सेस नहीं करने दे रहे सर्वर को, और उससे हो क्या रहा है कि आप जो इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे थे या फिर रिट्रीव करना चाह रहे थे वो आप नहीं कर पाएंगे. डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस में क्या होगा कि आपके पास एक जो सिस्टम है वो नहीं रहेगा, आपके पास एक नेटवर्क रहेगा विच विल ट्राई एंड क्रिएट अ वॉल बिटवीन द सर्वर एंड your access. So a malware first creates network of bots. So network of bots का मतलब क्या है कि आपके पास कई सारे ऐसे small systems रहेंगे जो कि obviously on cloud ही रहने वाला है, and they will try to hide from it also. Okay, and they will be known as botnet, and then they use these botnet to ping a single server beyond its capacity at the same time. अब डिनाइल ऑफ सर्वर में तो क्या हो रहा है कि एक बाउंड्री वॉल जो है वो क्रिएट हो गई. ठीक है, तो इस वजह से आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, डिनाइल ऑफ सर्विस हो रहा है. डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस को आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे कि जो DDoS है उसके अंदर इतनी बार एक सर्वर को हिट किया जाता है बाय अ नेटवर्क ऑफ बॉट्स कि ये सर्वर क्रैश कर जाता है. फाइन, और अब क्रैश कर गया तो जो भी कंज्यूमर है या फिर जो भी पर्सन अपना डेटा रिट्रीव करना चाह रहा है वो नहीं कर पाएगा. फाइन, तो जो सर्वर है उसकी कैपेसिटी के बियॉन्ड हिट कर रहे हैं थ्रू नेटवर्क ऑफ बॉट्स. अब इससे उन्हें क्या फ़ायदा, जो मैलिशियस इंटेंशन के लोग हैं उनका फ़ायदा ये होता है कि उनके पास टाइम मिल जाता है टू एक्सेस दैट इन्फॉर्मेशन जो कि आपने भेजी थी सर्वर की साइड. फाइन, सपोजिंगली ID पासवर्ड जो है वो आपने टाइप किया एंड यू हैव सेंट इट टुवर्ड्स द सर्वर. बहुत ही माइक्रो सेकेंड्स की बात होती है, बट दैट इज़ इनफ फॉर द हैकर्स. फाइन, तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, उसकी एक्सेसिबिलिटी जो है पर्टिकुलर सर्वर की वो बिल्कुल ही डाउन कर देंगे, एंड दे विल ट्राई टू रिट्रीव द डेटा विच यू हैव सेंट टुवर्ड्स द सर्वर, और उसको इन फ्यूचर या फिर एक ऑल्टरनेट सर्वर में जाके दे विल काउंटर अटैक योर डेटा, एंड फाइनली व्हाट दे विल डू, दे विल रिट्रीव द डेटा एंड ऑल्सो यूज दैट डेटा फॉर देयर बेनिफिट. फाइन, so as the number of pings are far beyond the server's capacity, server crashes and denies the service to the customer. Fine, तो अब बेसिकली सर्वर जो है वो क्रैश हो जाएगा एंड यू वॉन्ट बी एबल टू एक्सेस दो सर्विसेज विच यू वांटेड टू. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे malwares, although not mentioned in your book, but
यू कैन एक्सपेक्ट कि आपसे केस स्टडी में या कुछ ऐसा पूछा जाए, बिकॉज बहुत न्यूज़ में रहते हैं ये वाले malwares. सो malwares लाइक सपोशी, रीपर एंड मिराई, these are the servers, or you can say these are the malwares, not servers, these are the malwares which are usually used for these DDoS attacks. नेक्स्ट अटैक जो होता है, जो मोस्ट कॉमन है, दैट इज MITM, मैन इन द मिडल अटैक, एज द वर्ड सजेस्ट, कि आपके पास एक जो सर्वर है उसको एक्सेस नहीं करने दिया जाएगा बाय अ पर्सन सिटिंग बिटवीन यू एंड द सर्वर, एज सिंपल एज दैट, मैन इन द मिडल. When the user or devices access a remote system over the internet, they assume that they are communicating directly with the server of the target system, right? अब आप अपना ID पासवर्ड डाल रहे हो तो you are not assuming ना कि आपके पास जो सर्वर है वहाँ पे और भी लोग सेम टाइप ऑफ डेटा ही एक्सेस कर रहे हैं, आप वाला ही डेटा एक्सेस कर रहे हैं. यू आर थिंकिंग कि आपने जो डेटा दिया है वो डायरेक्ट सर्वर पे जा रहा है, जो भी ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट है. बट यहाँ पे होता क्या है MITM में, the attackers break this assumption, placing themselves in between the user and the target server. Fine, more or less denial of service की तरह ही है, बट डिनाइल ऑफ सर्विस में क्या होता था कि सर्वर क्रैश कर जाता था तो उसको आप एक्सेस नहीं कर पा रहे थे. फाइन, तो थोड़ा टाइम मिल जाता था अटैकर्स को. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप बोल सकते हो रियल टाइम में ही सब चीज़ें हो रही हैं, सर्वर क्रैश नहीं हो रहा है, the person is sitting between you and your server which you wanted to access, and they are accessing the data which you are providing. तो ये आप रियल टाइम फॉर्म कह सकते हो डिनाइल ऑफ सर्विस की. बट डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस तो बिल्कुल ही अलग है, उसमें तो सर्वर क्रैश होने के बाद यू कैन नॉट इवन एक्सेस आफ्टर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ऑल्सो. फाइन, and one advanced version of DDoS, denial of service, you can say, it is known as your APTs, that is advanced persistent attacks, or you can say advanced persistent threats. When an individual or group gains unauthorized access to the network and remains undiscovered for an extended period of time, attackers may exfiltrate sensitive data, deliberately avoiding the detection by organization's security staff. Fine, अब जो DOS है, DDoS है या MITM है, उसके अंदर क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद द सिक्योरिटी स्टाफ कैन एक्सेस कि जो साइबर सिक्योरिटी अटैक हुआ है, whether it is from an external entity or genuinely server has crashed. But जब हम APT की बात करते हैं तो उसमें the cyber security staff they cannot even detect कि जो है ये malicious activities की वजह से हो रहा है या फिर जो consumer है वही अपना server access करना चाह रहे हैं. Fine, so this is you can say the most advanced form of your denial of service or for that matter any kind of cyber attack. Okay. अब इसी पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ो एंड ट्राई टू आंसर. विच अमंग द फॉलोइंग इज आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मैलिशियस एक्टिविटीज इन द इंडियन बैंकिंग सिस्टम. अब ये स्पेसिफिकली इंडियन बैंकिंग सिस्टम यहाँ पे लिखा हुआ है, इससे आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना है. अगर एग्जाम में आपके पास कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर एनी बैंकिंग सिस्टम भी आता है, ग्लोबल नेटवर्क कुछ भी आता है, तो आंसर्स जो हैं वो सेम ही रहने वाले हैं. malwares like Saposhi, Reaper, Mirai are primarily used for MITM attacks. No, these are used for your denial of service. Fine. Next is in MITM attack, attackers break this assumption, placing themselves between the user and the target server. कौन सी assumption को break करते हैं वो? They break the assumption that you are accessing, the consumer is accessing the server directly. Fine. यहाँ पे जो एक wall आप बोल सकते हैं, this will be created under MITM. So this is absolutely right. In advanced persistent threats APT, an individual or group gains unauthorized access to a network and remains undiscovered for an extended period of time. Fine, so this is also correct. तो APT की जब भी बात होगी ना, अगर आपको केस स्टडी कोई आती है या फिर एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आता है, बिग क्वेश्चन आता है एंड यू डोंट हैव टाइम इन द एग्जाम, तो आपने अगर APT को डिस्कवर करना है तो आप कैसे करेंगे? कीवर्ड क्या होगा आपका? एक्सटेंडेड. फाइन, अगर एक्सटेंडेड वहाँ पे कीवर्ड यूज्ड है, एक्सटेंडेड टाइम पीरियड या एक्सटेंडेड यू कैन से टाइम फ्रेम, देन द एग्जामिनर इज टॉकिंग अबाउट APT. एज सिंपल एज दैट. ये इसका कीवर्ड रहता है, तो अपने माइंड में रखने छोटी छोटी चीज़ें हैं बट एग्जाम में आपको हेल्प करेंगी. सो 2 and 3 आर करेक्ट, दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. सो थैंक you everybody, this was it for this lecture. In the next video we will see more important concepts from your ABM and we will try to solve one question also as always. My advice would be that try to revise whatever we have
learned till now, because module D is over now, and I hope कि आपको जो important concepts हैं वो थोड़े थोड़े समझ में आए होंगे. And do subscribe our YouTube channel if you find the content which we are providing useful. And the name of our YouTube channel is EduTap JIB CIB. If you have any query, you can drop a mail to us at hello@edutap.co.in. Telephonically, this is the number wherein you can contact us. In the next video, we will talk about the third part of unit number 32, and then we will conclude the module D. Okay, keep revising.